ठंड में गरीब परिवार ने खाया पहली बार गाजर का हलवा। हे भगवान, ये ठंड आना शुरू हो गई है। पता नहीं अब इन ठंडों में हमारा क्या हाल होगा। अरे गायत्री, जो भी गर्म कपड़े बचे कुचे हैं उन्हें निकाल ले और रजाइयों को धूप में सुखवा दे। सारे कपड़े मैंने पहले ही निकाल कर रख दिए हैं। उनमें से ज्यादातर कपड़े तो चूहों ने ही कुतर दिए। ये तो वही हो गया, गरीबी में आटा गीला। एक तो वैसे ही हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम कपड़े या रजाई गद्दे बनवाएं, ऊपर से ये चूहा भी हमारी गरीबी में परेशानियों को बढ़ाते ही रहते हैं। कभी राशन का नुकसान करते हैं तो कभी कपड़ों का। कर ही क्या सकते हैं, ऐसे टूटे फूटे मकान में जहाँ छोटे छोटे गड्ढे होते हैं वहाँ चूहे ज्यादातर रहते हैं। अच्छा बहू, अभी तक बच्चे नहीं आए? कहाँ रह गए बच्चे? आ ही रहे होंगे माँ जी। बच्चों के आने से पहले मैं चूल्हे पर खिचड़ी चढ़ा देती हूँ। बेचारी गायत्री गरीबी में सभी के लिए खिचड़ी बना रही होती है, तो उधर उसके दोनों बच्चे सरकारी स्कूल से निकलकर अपने घर की तरफ आ रहे होते हैं। तभी रास्ते में एक रेस्टोरेंट पर उन्हें गाजर का हलवा नजर आता है। अरे वो क्या है जो लोग खा रहे हैं? मैं तो ये पहली बार देख रही हूँ, मुझे नहीं पता क्या है ये। कुछ ही दूरी पर चलते हुए कुछ अमीर बच्चे राजू और राधिका को हलवा खाते हुए दिखा रहे होते हैं। अरे अरे, क्या बात है, तुम दोनों कैसे चल रहे हो? ये देखो, हलवा खाओगे क्या? वैसे तुम्हें पता है इसे गाजर का हलवा कहते हैं। अरे अरे, तू ये कैसी बातें कर रहा है? इन टीचरों को क्या पता होगा कि इसे गाजर का हलवा कहते हैं? इन्होंने तो कभी जिंदगी में खाया भी नहीं होगा। ये तो बहुत ज्यादा स्वादिष्ट लग रहा है। वैसे सच में हमें नहीं पता था कि इसे गाजर का हलवा कहते हैं। तुम जैसे गरीबों की कहाँ हैसियत कि तुम गाजर का हलवा खाओ। ये देखो, हम खा रहे हैं। कोई बात नहीं, हमारी माँ हमारे लिए गाजर का हलवा भी बना देगी। राजू राधिका किसी के चिढ़ाने पर नहीं चढ़ते। वह अपनी घर की मजबूरियों को बहुत अच्छे से समझते थे। जैसे ही वह दोनों घर पर पहुंचते हैं, उनकी माँ उनके लिए खिचड़ी बना रही होती है और उनकी दादी बीमार होकर खाट पर पड़ी होती है। तो वहीं दूसरी तरफ उन दोनों के पिता लोगों से लाए हुए कपड़ों की दरियां बना रहे होते हैं। पिताजी, पिताजी, हमें वो खाना है जो लाल लाल होता है। लाल? बेटा, तू किसकी बात कर रहा है? ऐसे नहीं पता चलेगा कि तू लाल लाल किस चीज की बात कर रहा है। हे भगवान, मैं तो नाम ही भूल गई, लेकिन वह गाजर से बनता है। अच्छा, तो तुम्हें गाजर का हलवा खाना है, लेकिन अभी तो हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम गाजर का हलवा बना सके। इतना सुनने के बाद राजू और राधिका चुपचाप अपना बस्ता उतार कर हाथ मुंह धोते हैं और अपनी माँ के हाथों की बनाई हुई खिचड़ी खाने लगते हैं। अगले दिन वह दोनों फिर से स्कूल जाते हैं और क्लासरूम के अंदर अमीर घर के बच्चे उन्हें गाजर का हलवा दिखा दिखा कर चिढ़ाने लगते हैं। देखो जरा, इसमें कितने सारे ड्राई फ्रूट्स हैं और मेवे भी हैं और खोआ भी है। इतना स्वादिष्ट बनाया है मेरी माँ ने गाजर का हलवा कि मैं क्या ही बताऊं। विक्की, तुम भी खाओ। ये लो सेजल, तुम भी खाओ। पूर्वी राजू और राधिका को दिखा दिखा कर ललचा रही होती है और वह क्लास में अपने अमीर दोस्तों को तो गाजर का हलवा खिलाती है, लेकिन बेचारे गरीब राजू और राधिका को वो बहुत ललचवाती है। जैसे ही छुट्टी हो जाती है, राजू और राधिका दोनों रास्ते में घर की तरफ आ रहे होते, तभी उन्हें आते हुए एक रेहड़ी पर कई सारी गाजर दिखाई देती है। गाजर से ही तो गाजर का हलवा बनाया जाता है। हम इन भैया से थोड़ी सी गाजर मांग लेते हैं, हमारी माँ हमारे लिए गाजर का हलवा बना देगी। राजू के कहने पर राधिका उसके साथ रेड़ी वाले के पास जाती है, जिसके बाद वह रेड़ी वाले से गाजर का हलवा मांगते हैं। भैया, हमें थोड़ी सी गाजर दे दो, हमें अपनी माँ से गाजर का हलवा बनवाना है। अरे जाओ जाओ, पता नहीं कहाँ से मुंह उठाकर आ जाते हैं बिना पैसों के। कोई गाजर नहीं मिलती। तुम्हारे पास पैसे हैं तो लाओ, अभी दे देता हूँ तुम्हें गाजर। दुकान वाला ऐसा कहकर राजू और राधिका को भगा देता है, जिसके बाद वह दोनों बहुत ज्यादा उदास हो जाते हैं और अब वह दोनों ही अपने माता पिता के पास पहुंचकर गाजर का हलवा खाने के लिए जिद करने लगते हैं।
माँ पिताजी, हमें नहीं पता, हमें गाजर का हलवा खाना है तो खाना है। बच्चों, क्यों अपने गरीब माता पिता को परेशान कर रहे हो? शांत क्यों नहीं हो जाते? कोई बात नहीं, माँ बच्चे हैं, जिद तो करेंगे ही। तभी राजू रोते हुए कहता है, आपने हमें पैदा ही क्यों किया? इससे अच्छा तो हमें पैदा ही ना करते तो ही अच्छा होता। कम से कम हमें गरीबी के चलते इतना खाने पीने की चीजों के लिए तड़पना तो नहीं पड़ता। यह सुनकर बेचारी गायत्री को बहुत बुरा लगता है। उसकी ममता उमड़ आती है। वहीं दूसरी तरफ दोनों बच्चे मायूस होकर घर के बाहर आंगन में बैठ जाते हैं। कैसे माँ बाप है हम लोग, अपने बच्चों को गाजर का हलवा भी नहीं खिला सकते। गायत्री ऐसा सोचकर बाजार जाती है और बाजार से सड़ी गली गाजर खरीद कर ले आती है, जो उसे बहुत ही कौड़ियों के भाव मिल जाती है। वह उसे गाजर में पानी और चीनी डालकर जैसे तैसे करके बना देती है और अपने बच्चों को बुलाकर कहती है, आओ बच्चों, मैंने तुम्हारे लिए गाजर का हलवा बना दिया है, जल्दी से खा लो। राजू राधिका जब ये सुनते हैं तो उन्हें बहुत खुशी होती है। वह दोनों फौरन अपनी माँ की बात सुनकर उनके पास आते हैं। अपनी माँ के हाथों का बना हुआ गाजर का हलवा खाते हैं, जिसे खाकर वह दोनों बहुत खुश होते हैं। अरे वाह वाह वाह, आज हमने गाजर का हलवा खाया। चलो ना चलो, बाहर सभी बच्चों को बताते हैं कि आज हमने गाजर का हलवा खाया। अपने बच्चों को इतना खुश देखकर गरीब माँ बाप और उनकी दादी को बहुत दुख होता है। बेचारे कितने गरीब बच्चे हैं हमारे, इन्हें हम कुछ भी खिला देते हैं और ये मान जाते हैं। इन्हें तो इतना भी नहीं पता कि गाजर के हलवे का स्वाद कैसा होता है। कोई बात नहीं, अब मैं अपने बच्चों के लिए मेहनत करूंगी और उनके लिए गाजर उगाकर उनके लिए गाजर का हलवा भी बनाऊंगी। उसी रात गायत्री रोते हुए बची कुची सड़ी गली गाजरों को अपने घर के आंगन में उगाकर खेती करती है। और वहीं दूसरी तरफ रविंदर और गायत्री दोनों मिलकर घर घर जाते हैं, लोगों से उनके पुराने फटे कपड़े मांगते हैं और उनकी दरी बनाकर बेचते हैं। इसी के चलते 6 से 7 महीने बीत जाते हैं और धीरे धीरे गायत्री के आंगन में गाजर उगने लगती है। जैसे ही गाजर लाल लाल उग जाती है, गायत्री एक दिन उन्हें तोड़कर उनसे गाजर का हलवा बनाने लगती है। अरे वाह, इतनी सारी गाजर, इनमें से मैं काफी सारी तो बेच भी सकती हूँ और बची हुई गाजर से मैं अपने दोनों बच्चों को अपने हाथों से असली वाला गाजर का हलवा बनाकर खिलाऊंगी। गायत्री उन गाजर को बाजार में बेचने जाती है। उस समय गाजर बहुत महंगी होती है, जिसके चलते उसकी सभी गाजर बिक जाती है। वह उन पैसों से थोड़ा सा मेवा और दूध ले आती है और गाजर का हलवा बनाना शुरू करती है। गाजर का हलवा पूरी तरह से तैयार तो हो जाता है, लेकिन तभी गायत्री को खोया याद आता है। सारे पैसे खत्म हो गए और अब इसमें डालने के लिए खोया तो है ही नहीं। बिना खोया डाले स्वाद तो आएगा नहीं। अब मैं क्या करूं? गायत्री यह सोचकर परेशान हो जाती है कि तभी उसकी नजर बचे हुए दूध पर पड़ती है। वह दूध से खोया बनाती है और गाजर के हलवे में डाल देती है, जिसके बाद वह स्वादिष्ट गाजर का हलवा अपने दोनों बच्चों को परोसती है और उन्हें खिलाती है। दोनों बच्चे इतना अच्छा गाजर का हलवा खाकर बहुत खुश होते हैं। वहीं अब गायत्री गाजर की खेती पूरी सर्दी करती है और उसी के सहारे से अपने बच्चों की ख्वाहिशों को पूरा करती है। देवरानी और जेठानी का बंटवारा। विक्रम, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी माँ मुझे स्वीकारेगी। ऐसा क्यों सोचती हो? मेरी माँ बहुत अच्छे दिल की है, बहुत अच्छा दिल है उनका। देखना, जब तुमसे शादी करके तुम्हें घर लेकर जाऊंगा तो मेरी माँ बहुत खुश होगी। मनीषा ये सुनकर चुप हो जाती है, जिसके बाद विक्रम मनीषा से शादी करके उसे अपने साथ अपने घर ले आता है, जहां उसकी माँ मनीषा को देखते ही हैरान हो जाती है। अरे कौन है बेटा ये लड़की, इसे घर पर ले आया है? माँ, ये आपकी बहू है। पैर छू लो मनीषा माँ के। जैसे ही मनीषा अपनी सास के पैर छूने के लिए आगे बढ़ती है, संतोष एकदम से पीछे हो जाती है और गुस्से से कहती है, कोई सास नहीं हूं मैं, मेरे पैर छूने की तुझे कोई जरूरत नहीं। और हाँ बेटा, तूने बिना पूछे मुझसे शादी की कैसे? मैं इस लड़की को अपने घर की बहू कभी स्वीकारने नहीं वाली हूँ। माँ, आप ऐसा क्यों बोल रही हो? मनीषा बहुत अच्छी लड़की है, वो आपका भी ख्याल रखेगी और घर का भी ख्याल रखेगी। आपको किसी भी चीज की परेशानी नहीं होने देगी। गरीब घर की लड़की मेरी बहू कैसे बन सकती है? तूने एक बार भी नहीं सोचा?
अरे कहाँ से लेकर आ गया तू इस गरीब लड़की को? किस खानदान की है, क्या कास्ट है, कैसी जगह से आई है, क्या पता है इसका? मैं हूं माँ इसका सब कुछ। ये अनाथ है, इसका इस दुनिया में कोई नहीं और बहुत गरीब है। आप इसे इस घर के अंदर नहीं आने दोगी तो ठीक है, मैं भी इसके साथ ये घर छोड़कर जा रहा हूं। आप इस घर में खुश रहो। विक्रम ऐसा कहकर घर छोड़कर जाने लगता है। अपनी आंखों के सामने जब वह अपने बेटे को जाते हुए देखती है तो संतोष की ममता उमड़ आती है और वह अपने बेटे और बहू को रोक लेती है। उसी दिन के बाद से मनीषा घर की सभी जिम्मेदारियों को अच्छे से समझती है और अपनी सास का अच्छे से ख्याल भी रखने लगती है। अरे माँ जी, क्या कर रही हो आप? अभी तक सोई नहीं हो? मैं आपके हाथ पैर में तेल लगा देती हूँ। मनीषा इस तरह अपनी सास की अच्छे से सेवा पानी करती है, जिसके चलते संतोष के मन से अमीर और गरीब का ख्याल और भेदभाव मन से निकल जाता है। इसी के चलते कुछ महीनों बाद संतोष का छोटा बेटा राजीव एक दिन उसके पास आता है और उससे कहता है, माँ, मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता हूँ। मैं आपको बिना बताई शादी नहीं करना चाहता था, इसलिए आपको बता रहा हूँ। वो लड़की अच्छे परिवार से है, अगर आप कहो तो मैं आपको उससे मिलवा दूँ। राजीव की बात सुनने के बाद संतोष उसकी पसंद की लड़की से मिलने के लिए तैयार हो जाती है, जिसके बाद राजीव अपनी पसंद की लड़की पायल को अपनी माँ से मिलवाता है। पायल बहुत अमीर थी और इसी बात का उसे घमंड भी था, लेकिन अमीरी के चलते संतोष बिना सोचे समझे ही अपने बेटे की शादी का रिश्ता पायल से कर देती है। कुछ ही दिनों में पायल शादी करके संतोष के घर आ जाती है, जहां वह अपनी जेठानी और अपनी सास का इतना ज्यादा प्यार देखकर जलने लगती है। अच्छा, तो ये बात है, मेरी सास और मेरी जेठानी में कुछ ज्यादा ही बनती है, लेकिन मेरे रहते ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। मैं इनके बीच फूट डाल कर ही रहूंगी। उस दिन के बाद से पायल अपनी सास को अपनी गरीब जेठानी के चलते बहुत ज्यादा भड़काने लगती है। अरे माँ जी, आप यहाँ बैठी हो, वहाँ आपकी बड़ी बहू आपकी सहेलियों के साथ बहुत सारी चुगली कर रही है आपकी। अरे ये गरीब घर के लोग होते ही ऐसे, यहाँ वहाँ हम अमीर लोगों की चुगलियां करते हैं। पायल की बात सुनकर संतोष जैसे ही अपनी बड़ी बहू को देखती है, वह उसकी सहेलियों के साथ बहुत हंसते हुए बात कर रही होती है, जिसके चलते संतोष को उसके ऊपर थोड़ा सा शक होता है। इसी प्रकार पायल दिन प्रतिदिन रोजाना अपनी सास के कान भरती ही रहती है, जिसकी वजह से अब संतोष के मन में अपनी अमीर बहू के प्रति ज्यादा प्यार होने लगता है और बड़ी बहू के लिए प्यार कम होने लगता है। एक दिन पायल रसोई में गैस ऑन करके छोड़ देती है और वहीं पर काम करने लगती है। तभी संतोष को बदबू आती है और वह रसोई में पहुंच जाती है। पायल रुक जा, तुझे पता है यहाँ पर गैस की कितनी स्मेल आ रही है? एक चिंगारी भी पूरे घर को राख कर सकती है। संतोष गैस सिलेंडर चेक करती है तो उसमें थोड़ी सी गैस लीक हो रही होती है, जिसे संतोष बंद कर देती है। कुछ ही देर बाद गैस की सारी स्मेल खिड़कियों और दरवाजों के सहारे से बाहर निकल जाती है। पायल बहू, तुझसे पहले रसोई में काम कौन कर रहा था जिसने गैस पर जरा भी ध्यान नहीं दिया? माँ जी, मेरे आने से पहले तो यहाँ पर जेठानी जी काम कर रही थी। क्या उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया? कहीं वो मुझे मारना तो नहीं चाहती? ये सुनते ही संतोष को बहुत तेज गुस्सा आता है और वह जोर जोर से चिल्लाते हुए अपनी बड़ी बहू को बुलाती है। मनीषा, अरे मनीषा की बच्ची, कहाँ है तू? जल्दी से यहाँ पर आ। मनीषा फौरन अपनी सास के पास आती है। क्या हुआ माँ जी, सब ठीक तो है? आप मुझे क्यों आवाज लगाकर बुला रही थी, वो भी इतनी जोर से चिल्लाकर? अरे तू मेरी बहू को मारना चाहती है क्या? तूने गैस खुली छोड़ दी, तेरी वजह से आज मेरी बहू का पता नहीं क्या हाल हो जाता। क्या तू उसकी अमीरी से जलती है? हाँ माँ जी, मुझे तो ऐसा ही लगता है। अब तो मुझे अपनी जान का बहुत खतरा लगता है। आप इस घर का बंटवारा क्यों नहीं कर देती हो? संतोष पायल की बातों में आ जाती है और घर का बंटवारा कर देती है। बेचारी मनीषा रोती रह जाती है और उसकी सफाई में संतोष उसकी एक नहीं सुनती, जिसके चलते अमीर देवरानी के हिस्से में घर का पूरा हिस्सा आ जाता है। सारी अच्छी अच्छी चीज उसी को मिलती है। तो वहीं दूसरी तरफ पायल को घर में केवल एक कमरा दिया जाता है, जो कि बहुत ज्यादा टूटा फूटा होता है। मनीषा बेचारी को इस एक कमरे के अंदर अपना खाना पीना और बाकी के सारे काम भी करने पड़ते हैं। तो वहीं पूरे घर की मालकिन पायल बन जाती है।
वहीं दूसरी तरफ संतोष पायल से कोई भी काम कहती तो पायल उसे मना कर देती। अरे आपको दिक्कत क्या है? कभी कुछ तो कभी कुछ मुझे काम बताती ही रहती हो। मैं क्या यहाँ आपके काम करने के लिए आई हूँ? मैं अपनी नाइट पार्टी के लिए जा रही हूँ, अभी मैं आपका कोई काम नहीं सुन सकती। ऐसा कहकर पायल वहां से चली जाती है। एक ग्लास पानी ही तो मांगा था अपनी अमीर बहू से, लेकिन देखो किस तरह मुझे मना करके चली गई। अरे पानी के लिए तो कोई दुश्मन भी किसी को मना नहीं करता। इससे अच्छी तो मेरी बड़ी बहू है, गरीब है लेकिन दिल की बहुत अच्छी है। उस दिन के बाद से संतोष अपनी बड़ी बहू मनीषा के साथ उस एक कमरे में ही रहने लगती है, जहां मनीषा उसकी पहले की तरह देखरेख भी करती है और उसके साथ अच्छे से रहती है। अब पायल घर की बहुत ज्यादा बेकदरी कर देती है, यहाँ तक कि वह अपने पति राजीव के लिए खाना तक नहीं बनाती, जिससे राजीव बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और एक दिन गुस्से में पायल से कहता है, क्या हालत बना रखी है तुमने घर की? अरे कम से कम घर की साफ सफाई तो तुम कर सकती हो। ऊपर से ना तो तुम सुबह नाश्ता देती हो और ना ही रात को। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा और तुम्हें इस घर से भी निकाल दूंगा। पायल को गुस्सा आता है। अरे तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे इस घर से निकालोगे? इस घर की प्रॉपर्टी मेरे नाम भी है, तुम मुझे इस घर से नहीं निकाल सकते। तुम्हें अपनी अमीरी और इस घर की प्रॉपर्टी के हिस्से पर इतना ही घमंड है तो ठीक है, तुम इस घर में रहो। मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ और तुम्हारे लिए तलाक के पेपर भिजवा दूंगा। राजीव ऐसा कहकर वहां से जा रहा होता है। तभी पायल को अपनी गलती का एहसास होता है और वह राजीव के पैरों में गिरकर उससे माफी मांगते हुए कहती है, माफ कर दो मुझे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई राजीव, आइंदा मैं ऐसा नहीं करूंगी। मुझे एक आखिरी मौका दे दो, मुझे छोड़कर मत जाओ और ना ही मुझे डिवोर्स दो। मैंने जो गलती की मैं उसे सुधारूंगी। पायल को अपनी गलती का पछतावा करते हुए देख राजीव उसे माफ कर देता है, जिसके बाद पायल अपनी सास और अपनी जेठानी से माफी मांगती है और अपनी सास से बंटवारा खत्म करने के लिए कह देती है, जिसके बाद संतोष घर का बंटवारा खत्म कर देती है। अब देवरानी जेठानी घर के सारे काम मिल बांट कर करती हैं और खुशी खुशी एक साथ रहने लगती हैं।